हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा जियांग हान पानी के अंदर अनकॉन्शियस पड़ा था कि तभी वो सारी की सारी गोल्डन कॉफन की एनर्जी को एब्जॉर्व करके ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो मिस्टिक प्रोफाउंड ज्ञान पर पहुंच गया था, जिसके बाद उसके फादर की लगाई हुई बॉडी पर उसकी सील टूट जाती है और उसे हेवनली आई की पावर मिलती है, जिसका यूज करके वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकल चुका था। रियल वर्ल्ड में आते ही उसे पता लग जाता है कि उसके दोस्त मुसीबत में है और वो जाकर मास्कमैन के साथ फाइट करके उन्हें बचा लेता है। इसी बीच जियांग पेंग उनके हत्थे चढ़ गया था, जिसे वो एल्डर्स के हवाले करना चाहते थे, पर एक गोल्डन फॉक्स आकर उसे मार देती है। हमें पता लगता है कि ये गोल्डन फॉक्स और किसी की नहीं बल्कि एल्डर हान की सर्वेंट थी, जिसने की उस गोल्डन कॉफिन के अंदर 100 लोगों को मारकर उनकी स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट की थी। पर अफसोस इनके प्लान पर पानी फिर जाता है और वो सारी पावर जियांग हान को मिल जाती है, जिससे अब एल्डर हान का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जियांग हान बन जाता है। एल्डर हान इतने ज्यादा चालाक थे कि वो ये भी पता लगा लेते हैं कि हमारे जियांग हान के पास हेवनली बीस्ट कॉलरॉन की पावर है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्लाउड ड्रीम पवेलियन के मीटिंग हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स कलेक्ट हुए थे। हमें पता लगता है कि ये सारे एल्डर्स असल में 3 वेन्स मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मीटिंग में 5 एल्डर्स मौजूद थे, जिनमें से एक थी हमारी लिu युनमेंग पवेलियन मास्टर, दूसरे थे हमारे डेप्यूटी मास्टर हान जिंगे और उनका भाई, साथ ही वहाँ पर हान लिंगफेंग भी मौजूद था। पवेलियन मास्टर लिu युनमेंग उनसे कहती है कि देखिए 3 वेन्स मार्शल आर्ट कंपटीशन पास आ चुका है और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि अलाइड टीम की प्रैक्टिस और भी ज्यादा हार्ड कर दी जाए। वहाँ पर मौजूद एल्डर्स को वो कहती है कि सभी मास्टर अपना काम बढ़ा दें, उनकी ट्रेनिंग और ज्यादा हार्ड कर दें। लिu युनमेंग की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ पर उनकी बात को टोकते हुए उनकी बेटी यानी कि हमारी ज़ोई की एंट्री हो जाती है, जो कि अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है कि मास्टर मुझे आपसे एक बात कहनी है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि सभी का ध्यान मुझ पर हो। लिu युनमेंग के पूछने पर कि तुम क्या कहना चाहती हो, जल्दी कहो। वो अपने पास मौजूद उस फ्लावर तिलिस्मान को निकाल कर दिखा देती है। उस आधे जले हुए स्टार तिलिस्मान को देखने के बाद सभी एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वहीं एल्डर हान अभी भी काफी रिलैक्स लग रहे थे। ज़ोई उन्हें वो तिलिस्मान दिखाते हुए कहती है कि ये स्टार तिलिस्मान मुझे उसी फॉर्मेशन वाली जगह से मिला जहाँ पर वो बीस्ट ट्रैप था, और फिर वो उस तिलिस्मान को अपनी मॉम को हैंड ओवर करते हुए कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है इस तरीके का सिर्फ एक ही तिलिस्मान है और वो आपके पास मौजूद था। ज़ोई की बातों को सुनकर लिu युनमेंग कहती है कि तुम कहना चाहती हो कि मैं वो हूँ जिसने उस विच को आजाद किया, तुम इस क्राइम का सस्पेक्ट मुझे समझती हो। इस बात पर ज़ोई कुछ कहती नहीं बल्कि मुंह बनाकर मुंह फेर लेती है। तभी हमारा जियांग हान आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है उस 7 स्टार फॉर्मेशन को बनाने में डेप्यूटी चीफ का भी हाथ था। इसका यही मतलब है कि डेप्यूटी चीफ अच्छे से जानते हैं कि तलिस्मान और फॉर्मेशन किस तरीके से बनाया जाता है। जियांग हान की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी और वही एल्डर हान बीच में बोल पड़ते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि मुझे फॉर्मेशन बनाना आता है, इसका मतलब ये है कि उस विच को आजाद करने वाली लिu युनमेंग नहीं बल्कि मैं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने वो फॉर्मेशन ब्रेक किया हो। जियांग हान काफी रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि आपने बिल्कुल सही समझा और अब मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज अपने इनोसेंस को प्रूव करें। अब ये सुनने के बाद लिu युनमेंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बाकी के दोनों एल्डर्स के साथ युनमेन पैलेस में डिस्कशन करनी होगी, जिसके लिए वो दोनों एल्डर्स भी पूरी तरह से रेडी थे। पर तभी एल्डर हान कहते हैं कि मैं काफी दिनों से सेक्लूशन में था, एकांत में कल्टीवेशन कर रहा था और इस बारे में मेरे पवेलियन में मौजूद सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स जानते हैं। तभी उनके पास मौजूद एल्डर्स उनकी बात पर हामी भर रहे थे कि हाँ ये सच कह रहे हैं, ये काफी सालों से सेक्लूशन में है। पर तभी हमारा जियांग हान उनकी बात को काटते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिए डेप्यूटी मास्टर, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साइड्स के एल्डर आपका सपोर्ट करेंगे। ऐसे में वो झूठ बोल रहे हैं या सच, ये हमें कैसे पता लगेगा? आपके एल्डर्स आपके खिलाफ क्यों ही जाएंगे? तो उनकी गवाही यहाँ पर नहीं मानी जा सकती। पर तभी वो एल्डर हमारे जियांग हान पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? पर जियांग हान कहता है कि लगता है एल्डर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आप ग्रैंड एल्डर की बैंक के दादाजी हैं, इसीलिए आपकी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर ये काम मास्टर लिन ने किया होता तब, पर अब वो विच आजाद हो चुका और काफी देर हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए झूठ बोलने या ना बोलने के तो कोई रीजन ही नहीं है। जियांग हान ने काफी चालाकी के साथ ग्रैंड एल्डर की उस गवाही को नामंजूर कर दिया था, जिसे देखते हुए हान लिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? पर जियांग हान का कहना था कि तुमने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है, मैं एक साथ दो एल्डर्स को टारगेट करूंगा? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं एक साथ दोनों एल्डर्स के खिलाफ जा सकूं? तुम ये कहना चाहते हो? बेचारी की तो बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर जियांग हान एल्डर्स के आगे फिर से ग्रीट करते हुए रिस्पेक्टफुली कहता है कि आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। लिu युनमेंग भी एल्डर्स की तरफ देखने लगती है कि वो दोनों अपने अपनी बेगुनाही साबित करें। डेप्यूटी हान को हमारे जियांग हान का ये मूव काफी इंप्रेसिव लगता है, वो तो हंसने लगे थे। तभी वहाँ पर 2 और डिसाइपल्स की एंट्री होती है, जो कि सभी एल्डर्स के आगे झुकते हुए उन्हें ग्रीट करके कहते हैं, हमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना है। हमारी टीम में मौजूद
जियांग पेंग बिना परमिशन के हमारी टीम को छोड़कर रात को बाहर चला गया था। उसका पीछा करने पर हमें वो जिनहुआ माउंटेन में मिला। उसे दूर से देखने पर वो किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। उसने मास्क पहना हुआ था और वो फाइट के लिए तैयार हो रहा था। इन दोनों डिसाइपल्स को जियांग पेंग के बारे में बात करता देखकर ज़ाओ यी और जियांग हान समझ जाते हैं कि ये क्या गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों डिसाइपल्स की बातें सुनने के बाद लो यनमेंग भी उन दोनों से सवाल करती है, जियांग हान और ज़ाओ यी से, तुम दोनों पर भी कुछ दिनों पहले किसी गोस्ट मास्कमैन ने हमला किया था ना? उनके हामी भरने पर यहाँ की बिंग के ग्रैंडफादर उन दोनों से सवाल करते हैं कि हाल ही में तुम लोगों को जियांग पेंग के अंदर किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिला। वो दोनों डिसाइपल्स इस बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कह रहे थे कि जियांग पेंग के साथ हाल ही में गलत हुआ है और उससे पहले वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। हमने कुछ दिनों पहले उसे डेप्यूटी हॉल मास्टर हान के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। उस वक्त हमें ये उतना सस्पिशियस नहीं लगा और इस वजह से हमने डेप्यूटी हान को इस बारे में रिपोर्ट नहीं की। ये सारी कहानी सुनने के बाद की पेंग के ग्रैंडफादर ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि उन्होंने सारी गुत्थी सुलझा दी हो। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जियांग पेंग ने वो स्टार तलिस्मान डेप्यूटी पवेलियन हान जिंगे के कमरे से चुरा लिया हो जब वो कल्टीवेशन में बिजी थे और फिर उसी स्टार तलिस्मान का यूज करके उसने उस स्विच को रिलीज किया हो। कुछ दिनों पहले जियांग हान ने उस पर हमला किया था ना, शायद वो जियांग हान और उसकी टीम से बदला लेना चाहता हो। इसका मतलब ये है कि सारी प्लान की साजिश उस अकेले बंदे ने की है। अब सारा ब्लेम जियांग पेंग पर चढ़ता देखकर ज़ाओ यी को गुस्सा जाता है। वो कहती है कि आप लोग इस तरीके से इनकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या ये सच बोल रहे हैं? हम तो इस बारे में जानते भी नहीं। हमें अपनी बात को प्रूव करने के लिए प्रूफ देना पड़ा था। आई एम श्योर पवेलियन मास्टर लुओ भी इनसे प्रूफ मांगेगी। ये बोलकर वो उन डिसाइपल्स की तरफ देखने लगती है जो कि एक तो घबराहट के मारे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो सच बोल रहा हो। वो पवेलियन मास्टर लुओ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें क्योंकि जल्द ही 3 वेन्स मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और जियांग पेंग हमारी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है। हम उसे खोना नहीं चाहते। अगर हम उसके बारे में झूठी गवाही देंगे तो ये तो वही बात हो गई ना कि हमने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली हो और हम ऐसा क्यों करेंगे? और हम क्या, कोई भी ऐसा क्यों करेगा? अब उनकी बातें बाकी सभी एल्डर्स के सामने सेंस बना रही थी कि कोई भी अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर को क्यों ऐसे फंसाएगा, वो भी तब जब आने वाले कंपटीशन में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लो यनमेंग उन डिसाइपल्स को वहाँ से जाने को कह देती है क्योंकि उनका काम हो चुका था। इधर ज़ाओ यी का तो पारा हाई होने लग गया था। वो डेप्यूटी पवेलियन मास्टर हान को देखकर कहती है कि ये बूढ़ी लोमड़ी, इसे अच्छे से पता है कि किस तरीके से बच के निकलना है। वहीं ज़ाओ यी की ये हरकतें पूरी तरह से विजिबल थी, जिसे देखकर मास्टर सिंह तो तंज भरी मुस्कान दे रहे थे जैसे कि ये कह रहे हो कि मुझे फंसाना तुम जैसे बच्चों का काम नहीं। पवेलियन मास्टर लुओ उन दोनों से सवाल करती है कि जियांग पेंग कहाँ है, जिस पर जियांग हान जवाब देता है कि उसे एक बूढ़ी गोल्डन लोमड़ी ने मार डाला। हम उसे पकड़कर आपके पास ही ला रहे थे, पर तभी अचानक से वहाँ पर एक गोल्डन फॉक्स अपीयर हुई और उसे मारकर वहाँ से भाग गई। तभी इस बात को सुनकर जियांग पेंग रिएक्ट करते हुए कहता है कि जियांग हान, तुम तो एक नंबर के स्टोरी टेलर हो। तुमसे झूठ भी सही से नहीं बोला जा रहा। कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा? मुझे तो लगता है कि जियांग पेंग को तुमने खुद मार दिया और अब तुम एक फॉक्स को फंसा रहे हो। पर तभी ज़ाओ यी उनके आगे आते हुए कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जियांग हान झूठ नहीं बोल रहा, फॉक्स सच में आई थी। पर तभी जियांग हान की बातों को रिपीट करते हुए लिंग फेंग कहता है कि तुम तो उसकी टीममेट्स हो ना, तो फिर तुम्हारी गवाही को कौन ही मानेगा? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला और अब एक साथ झूठ बोल रहे हो। लिंग फेंग एल्डर लुओ के आगे झुकते हुए कह रहा था कि मास्टर लिन, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले की छानबीन करें। जियांग पेंग दोषी है और उसे एल्डर्स की तरफ से सजा मिलनी चाहिए थी, ना कि किसी डिसाइपल की तरफ से। जियांग हान ने सेक्ट के डिसाइपल को मारकर रूल ब्रेक किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्राइम की अच्छी से अच्छी सजा दें। मुझे लगता है कि आपको जियांग हान को सेक्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सारी बातें लो यनमेंग भी काफी गौर से सुन रही थी। वहीं लिंग फेंग पर ज़ाओ यी को गुस्सा आने लगता है। वो तो कहती है कि तुम बकवास बंद करोगे या मैं यहीं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। जियांग हान ज़ाओ यी को रिएक्ट करने से रोकते हुए कहता है, लिन फेंग, तुमने कहा कि मैंने जियांग पेंग को मार दिया होगा, तो तुम्हें इस बात को सबूत करने के लिए प्रूफ पेश करना था ना। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने उसे मारा है? तुम्हें नहीं लगता कि सेक्ट रूल के हिसाब से अगर आप बिना प्रूफ के अपने सबऑर्डिनेट को फंसाते हैं तो ये भी रूल्स ब्रेक करता है? बिना प्रूफ के मुझ पर इल्जाम लगाने पर तुम भी तो रूल ब्रेक ही कर रहे हो ना। ये कहते कहते जियांग हान लिंग पेंग के काफी पास पहुंच चुका था। लिंग फेंग वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और उसमें हमारे जियांग हान को ट्रैप कर देता है। वो फॉर्मेशन धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन फिर भी हमारा जियांग हान मूव नहीं करता वहाँ से, बल्कि वो देखता है कि ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है। वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी अभी कुछ नहीं बोलते, पर तभी धीरे धीरे लिंग फेंग उस फॉर्मेशन को और ज्यादा हैवी करते हुए उस पर प्रेशर रिलीज करना शुरू कर चुका था। अपने फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद वो जियांग हान से कहता है कि जब तक तुम माउंटेन सी रियाल्म पर नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हारे लिए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ये सुनकर तो कुछ एल्डर लिंग फेंग को रोकते हुए कहते हैं कि लिंग फेंग अभी रुक जाओ, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। जियांग हान पर प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका था,
पर जियांग हान को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक दो बार ट्राई करता है उस फॉर्मेशन को तोड़ने का, पर लिंग फेंग उसे छेड़ते हुए कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इससे एस्केप नहीं कर सकते। वहीं ये देखने के बाद जाओ यी लिंग फेंग से कहती है कि तुम युनमेंग पैलेस में ही फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है जो इस तरीके का रिबेलियस बिहेवियर दिखा रहे हो। जाओ यी उसको सबक सिखाने के लिए अपने हैमर को समन कर लेती है, पर जाओ यी के अटैक करने से पहले लिन फेंग कहता है कि अभी तुम मुझसे अलग हो, बेहतर होगा कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लो, वरना मुझे वक्त नहीं लगेगा तुम्हें ट्रैप करने में, इसकी तरह तुम भी मेरे फॉर्मेशन में फंस के रह जाओगी। तभी हमारा जियांग हान उसकी बात को काटते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मैं जब चाहे यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने हेवन आई को समन करता है और उसकी पावर का यूज करके वो इस फॉर्मेशन में मौजूद ब्रेक पॉइंट को ब्रेक करके बाहर आ गया था। जियांग हान के अपने हेवनली आई का यूज करने के दौरान उसकी बॉडी से काफी जबरदस्त प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिससे लिंग फेंग और उसके ग्रैंडपा भी उस प्रेशर से बच नहीं पाते बल्कि हिट होकर पीछे हट जाते हैं। उसके ग्रैंडपा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस लड़के के पास हेवनली आई कैसे आई। वहीं जियांग हान अपने हेवनली आई के साथ काफी कूल दिख रहा था। लिंग फेंग के ग्रैंडफादर को छोड़कर यहाँ पर हान जिंग भी हैरान रह जाता है और उनके बगल में मौजूद एल्डर तो अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाते हैं। वो हमें बता रहे थे कि हेवनली आई को हासिल करना कितना रेयर है। अगर कोई एक नॉर्मल कल्टीवेटर डेली प्रैक्टिस करके हेवन रियाल्म पर भी पहुंच जाए ना, तो भी उसे हेवनली आई मिलेगा या नहीं इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो फिर इतनी कम एज में इतने कम कल्टीवेशन के साथ इस लड़के के पास हेवनली आई कहाँ से आई। बाकी लोग भी यही बात कर रहे थे कि मिस्टिक प्रोफाउंड रियाल्म पर पहुंचने के बाद इसे हेवनली आई मिल गया। वो अपने सामने इस तरीके का नमूना पहली बार देख रहे थे। वो लोग तो हमारे जियांग हान को जीनियस कंसिडर कर देते हैं। उन सभी एल्डर्स के अकॉर्डिंग हमारा जियांग हान तो एक नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। उन्होंने अभी से प्रेडिक्ट करना शुरू कर लिया था कि एक दिन ये लड़का वर्ल्ड पर रूल करेगा। वही एल्डर की बातें सुनने के बाद लो युनमेंग को भी हमारे जियांग हान में इंटरेस्ट आने लग गया था, क्योंकि उसे भी ये बातें सही लग गई थी। वही दूसरी तरफ हमारा जियांग हान तो खुलेआम अपने हेवनली आई का फ्लेक्स कर रहा था। बेचारे लिंग फेंग की तो बोलती बंद हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। जियांग हान उस फॉर्मेशन से बाहर आते हुए कह रहा था कि ये तो एक नॉर्मल सा फॉर्मेशन था जिसका लूप होल ढूंढना बहुत ही आराम की बात थी। और फिर अपने डैगर को घुमाते हुए वो लिंग फेंग से कहता है कि लिंग फेंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फॉर्मेशन पे और ज्यादा काम करना चाहिए, अभी भी कच्चे खिलाड़ी हो। अगर तुम ये कहोगे कि ये तुम्हारा सबसे बेस्ट मूव था तो फिर मुझे माफ कर दो, मुझे कहना पड़ेगा कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि ये इतना बेकार था कि अगर अभी मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा होता तो तुम्हें कब का मार चुका होता। वहीं भरी सभा में लिंग फेंग को अपनी बेइज्जती रास नहीं आ रही थी। वो तो कहता है कि जियांग हान, तुझे तो मैं मार डालूंगा। वहीं जियांग हान तो उसे और ज्यादा खिलसाते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि तुम ना उम्मीद होने वाले हो। वहीं इस बंदर ने तो अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ हमारा हीरो बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। यहाँ पर जियांग हान स्टार्टिंग में लिंग फेंग पर एक भी अटैक नहीं करता, बल्कि वो उसके अटैक से बचता जा रहा था। और जैसे ही फाइट इंटेंस होने लगती है और लिंग फेंग जियांग हान को जान से मारने के लिए काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर करता है, तो मौका पाकर जियांग हान उसके पेट पर एक कट लगा चुका था। जियांग हान के एक ही अटैक से लिंग फेंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसकी बॉडी से ब्लड बहता देखकर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाउड ड्रीम पवेलियन में मुझे हर्ट करने की। वही जियांग हान अपने वेपन को रोल करते हुए कहता है कि ये क्या दोगलापन है, तुम करो तो सही और हम करे तो गलत। तुम मुझ पर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे बिना इस चीज की परवाह किए कि हम कहाँ फाइट कर रहे हैं, और बदले में चाहते थे कि मैं फाइट बैक भी ना करूं। इस बार जियांग हान के अटैक को रोकते हुए लिंग फेंग भी अपना बेस्ट दे रहा था, पर अफसोस वो ज्यादा देर तक जियांग हान के आगे टिक नहीं पाता। अपना बेस्ट देने के बावजूद भी जियांग हान ने उसे दूसरी बार हिट करके जमीन पर गिरा दिया था और अब वो खड़े होकर फाइट करने के लायक नहीं बचता। ये देखकर जियांग हान अपने डैगर को उसके काफी पास लाते हुए कहता है कि तुम फाइट बैक नहीं करे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं? पर इससे पहले कि वो डैगर उसकी बॉडी के आर पार करता, तभी उसके ग्रैंडपा आकर पीछे से उस पर हमला करने जाते हैं। पर जियांग हान ने बैक से हो रहे स्नीक अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था और एल्डर को दूर झटक दिया था। ये देखकर तो सभी एल्डर्स का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लिंग फेंग के ग्रैंडपा उससे काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन फिर भी जियांग हान एक साथ दो लोगों को संभाल रहा था, पीछे से उसके ग्रैंडपा के स्नीक अटैक को और पाँव के नीचे पड़े लिंग फेंग को। जियांग हान अपने डैगर को उसके काफी पास पहुंचकर उसे सिर्फ डरा रहा था, वो उसे जान से नहीं मारता, बल्कि ये कहते हुए पीछे हट जाता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये रूल्स के खिलाफ है और हम लोग युनमेंग पैलेस में हैं। जियांग हान ने लिंग फेंग को छोड़ दिया था और ये देखते हुए भी ग्रैंडपा सामने आकर उसे जलील करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से सभी एल्डर्स के सामने अपने फेलो डिसाइपल्स को हर्ट करने की। यहाँ लिंग फेंग के ग्रैंडपा तो एल्डर लुओ के आगे झुकते हुए कह रहे थे कि इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और वही दूसरे एल्डर भी काफी ज्यादा तेज
उछलते हुए कह रहे थे कि हमें जियांग हान को सबक सिखाना ही होगा। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। ये एल्डर्स की आंखों के सामने डिसाइपल को हर्ट कर रहा है। जियांग हान भी एल्डर के आगे झुकते हुए कह रहा था कि मैंने सामने से किसी के साथ फाइट नहीं की, लेकिन अगर एल्डर इस बात को अनदेखा करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। एल्डर ने भी मुझ पर हमला किया। हालांकि सभी जानते हैं कि मेरी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं कि मैं एल्डर के साथ मुकाबला कर सकता। तो उस वक्त मुझे अपनी जान बचाने के लिए जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। यहाँ पर जियांग हान उस गोल्डन फॉक्स के बारे में भी बताता है कि उस वक्त मैं जियांग पेंग को इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि वो गोल्डन फॉक्स भी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल था और ऐसे में एल्डर को जो करना है वो कर सकते हैं। मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहूंगा। ये बोलकर वो तो सीधा खड़ा हो चुका था। जियांग हान की बातों से हान जिंगे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पवेलियन मास्टर लुओ जियान पेंग को उस विच को आजाद करने के जुर्म में दोषी मान लेती है और फिर वो हान लिनफेंग जो कि हान सियांग को सजा दिलाना चाहता था उसे कहती है कि तुमने बिना किसी कारण के सामने से अपने फेलो डिसाइपल पर जानलेवा हमला किया, जिसके लिए तुम्हें 1 महीने तक इम्प्रिजन में रखा जाएगा। और फिर वो डेप्यूटी मास्टर हान के बारे में बात करते हुए कहती है कि आपकी लापरवाही की वजह से वो स्टार तिलिस्मान चोरी हुआ, विच आजाद हुआ, लेकिन आपने दोषी का पता लगाया जिसके लिए आपको इस मामले से दूर रखा जाएगा। और फिर वो जियांग हान से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये मामला अच्छे से सुलझ गया। तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर और समझदार हो। तुम्हारी समझदारी की वजह से तुम्हें इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकालती है और उसे जियांग हान को हैंड ओवर कर देती है। उस बुक को देखकर जाओ ये तो खुश थी और साथ ही इम्प्रेस भी। हमें पता लगता है कि ये बुक 7th लेवल की एक डिवाइन स्क्रिप्चर है, जिसे जियांग हान को देता देखकर एल्डर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर इस डिवाइन लेवल के स्क्रिप्चर को इस नॉर्मल से कल्टीवेटर बच्चे को क्यों दिया जा रहा है। पर पवेलियन मास्टर लुओ का कहना था कि ये मिस्टीरियस स्क्रिप्चर उसी के लायक है। जियांग हान काफी टैलेंटेड बच्चा है। अगर हम उसके टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे चल के भीड़ में गायब हो जाएगा और हम ऐसा नहीं चाहते। हमारे पवेलियन में टैलेंट की कदर की जाती है और ये हमारे पवेलियन के लिए ही अच्छा होगा। बेचारे वो एल्डर खुद कुछ बोल नहीं पाते। हान जिंगे की तरफ देखने लगते हैं कि वो कुछ रिएक्ट करे, पर उन्हें शांत देखकर वो भी शांत हो जाते हैं। वहीं बाकी एल्डर्स भी जियांग हान की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे लिए ये 7th लेवल की बुक एकदम सही चीज है। इस स्क्रिप्चर का अच्छे से फायदा उठाना। वहीं दूसरे वाले एल्डर को भी जियांग हान पसंद आ जाते हैं और वो तो खुलेआम कह रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। इतनी कम एज में हेवनली आई को अचीव करना सच में बहुत रेयर काम है। सभी लोगों को जियांग हान को प्रेस करता देखकर तो लिंग फेंग के पेट में दर्द उमड़ रहा था, पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। वहीं यहाँ जियांग हान सभी को थैंक यू बोलता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर लिंग फेंग अभी भी नहीं सुधरा था, बल्कि वो अंदर ही अंदर प्लान बनाने लगता है कि वो इस शर्मिंदगी को याद रखेगा और जियांग हान को एक दिन मजा जरूर चखाएगा। तभी पवेलियन मास्टर सभी को वहाँ से जाने को कहती है। वहाँ से निकलते हुए भी जाओ ये जियांग हान को छेड़ रही थी। वहीं उनके जाने के बाद यहाँ पर मास्टर लो बाकी ग्रेट एल्डर से कहती है कि ये लड़का बहुत खास है और ये हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन को फेमस करने में अहम रोल निभाएगा। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। वो अपनी बात पर काफी सीरियस लग रही थी और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।